चलिए, ये हम टॉपिक कर रहे हैं बेसिकली। आज जो मंथ जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका मई मंथ। ठीक है, तो मई मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और चलिए इसको देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले पॉलिटी आएगा। पॉलिटी में जो सेंसस जाति कास्ट सेंसस की बात है, जाति जनगणना। तो ये लाइमलाइट में था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया है, इशू किया कि भाई जाति जनगणना करेंगे, यानी आने वाली पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा आपको अक्टूबर 26 में लद्दाख से स्टार्ट होगा और मार्च 27 तक ये पूरे एंटायर इंडिया में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो तो अभी जो सेंसस जो स्टार्ट होगा उसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये पहली बार ही होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले क्या था, 1881 से स्टार्ट अगर हम करें, सबसे पहले जनगणना जो हुई है, हालांकि जनगणना जो है सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी में लगातार जनगणना जो है लॉर्ड ये मेयो के काल में हुई थी और ये रीडिंग के काल में हो रही है। ठीक है, सो पहले जो जो जनगणना होती थी उसमें केवल ST SC का जो डेटा है वही लिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था डेटा। ठीक है, बट बिहार और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में जाति सर्वेक्षण स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने ये हमेशा करते रहे हैं, लेकिन उसमें एक रूपता बोले, ट्रांसपेरेंसी बोले, या फिर ट्रस्टवर्दी यानी कुछ विश्वसनीयता की कमी थी। कुछ डाउट होता था कि भाई ठीक से करवाया है कि नहीं, है ना। तो जाति जनगणना संवैधानिक रूप से क्या है, अनिवार्य है, लेकिन अभी तक ये, जबकि सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण पहले ये समझिएगा कि किस जाति सर्वेक्षण और जाति जनगणना में अंतर है। तो सर्वेक्षण तो हुआ है, ये अनिवार्य नहीं था, बट सर्वेक्षण की बात नहीं थी। अब जाति जनगणना जो है ये पहली बार होने जा रही है। ठीक है, तो 27 में होगा। तो पेन एंड पेपर और एक मोबाइल ऐप दोनों का यूज किया जाएगा इसके लिए। एक मोबाइल ऐप है, दोनों का यूज किया जाने वाला, यानी कुल मिला के पहली बार जाति जनगणना। स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें तो 18, मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि 1872 में स्टार्ट हुआ है हमारी कास्ट सेंसस, है ना। तो उसमें SC ST का ही केवल डेटा लिया जाता था, बट 81 से कंटिन्यू हुआ है ये। तो 1931 तक ये हर जनगणना में जाति का यानी कास्ट का जो डेटा है उसको रजिस्टर किया जा रहा था। 1941 की जनगणना, चूंकि ये इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्योंकि वॉर का टाइम था तो जाति जनगणना उसमें छोड़ दिया गया। 1951 के बाद ये जो जाति आधारित जो डेटा है इसको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि भैया नहीं पूछी जाएगी। 2011 में भी जनगणना हुई, बट उसमें भी जाति, इसमें कहा गया कि राज्यों को डेटा का उपयोग करके OBC की सूची बनाने की, भैया हर राज्य में, चूंकि ये ऑलरेडी होता है, स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि कौन किस जाति के कितने लोग हैं। तो ये 2011 में अनुमति दे दी गई। भारत में जनगणना की बात करें तो ये हर 10 साल में होगी। ठीक है, एक ऑल ओवर जनगणना क्यों होती है, सेंसस इसलिए होता है कि ताकि हमें एक सही आंकड़ा मिल सके और एक रफली हम जो पॉलिसी मेकिंग में कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, कितनी 10 साल बाद प्रिडिक्शन करना कि भैया और 10 साल के बाद कितनी रिसोर्सेस हमारे पास कितने अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, सारा पॉलिसी मेकिंग डेटा होगा, उसी के आधार पे होगा। ठीक है, तो नियमित रूप से जनगणना कब से हो रही है, 1881 से। 2021 में ये कोविड के कारण इसको सस्पेंड किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जनगणना जो है, सेंसस जो है, ये सेंट्रल लिस्ट में आएगा, संघ सूची का विषय है, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। और 1948 के जो अधिनियम है और इसका रूल है, जो सेंसस रूल है 1990, ये इसको एक लीगल फ्रेमवर्क जो है ये प्रदान करते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना जो आयुक्त है, सेक्रेटरी, ये इन जनगणना में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं होंगे, या किस अधिनियम में संशोधन किए बिना जाति का
जो प्रश्न है कि भाई कौन किस जाति का, ये जोड़ सकते हैं। यानी रजिस्ट्रार जनरल इंपॉर्टेंट है और जनगणना आयुक्त इंपॉर्टेंट है। यही उस क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसको डिजाइन करेंगे, यानी उसमें कौन कौन से सवाल होने चाहिए ये लोग तय करेंगे। ठीक है, तो ये आवश्यकता क्यों है? आर्टिकल 340 में जो सरकार को ओबीसी की जांच के लिए एक आयोग बनाने की, एक कमीशन को अपॉइंट करने की का निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, नीति निर्माण की बात करें तो वही, अगर आपके पास डेटा है जो रिलायबल हो, तो जो भी वेलफेयर स्कीम है और साक्ष्य आधारित जो नीति निर्माण है, उचित संसाधन आवंटन में ये मदद करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप पॉलिसी अच्छे से बना पाइएगा। ओबीसी समूह का ये दावा करते हैं कि भाई इनका जो डेटा है वो अपडेट नहीं है। ठीक है, तो अब सकारात्मक कार्रवाई यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक्शन बोलिए, अगर हम पॉजिटिव नहीं अफर्मेटिव एक्शन की बात करें तो रिजर्वेशन में ये बेसिकली कुल मिला के रिजर्वेशन की बात है। और ये जो आप कह सकते हैं, पार्शली कह सकते हैं कि इसे पार्टी पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन इसे सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स या सिर्फ पॉलिटिक्स कह के कि छोड़ना एकांतिक, यानी एक पार्शियली ये होगा, सही होगा, कुछ ही हद तक सही होगा, क्योंकि आरक्षण से वंचित वर्गों की पहचान करने और उसके ऐसे नीतियों के प्रभाव की निगरानी करने में मदद करता है ये, कि भाई किसको कितना, किस अमुक जाति को, एक्स वाई जेड जो भी जातियां हैं उसमें कितनी लोगों को हम अपलिफ्ट कर पाए हैं, ये डेटा मिल जाएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, आरक्षण केवल एक सिर्फ एकमात्र विकल्प है ऐसा नहीं है, और आरक्षण भी यानी जो रिजर्वेशन है वो जॉब्स के लिए है। और आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स कितनी हैं, क्लियर? तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबको आरक्षण मिल जाएगा, सब लोग आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अब ये दोधारी तलवार की तरह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, जाति को, पिछले पिछले वर्ग को परिभाषित करने के लिए कि भाई कितने, कौन किस जाति का है, कितना मार्जिनलाइज्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ पहले एक बार जाति का डेटा आ जाना चाहिए। जैसे कई बार हम लोगों ने सुना है महाराष्ट्र में भाई मराठी बोलिए या फिर हरियाणा में जाट जो है ये ओबीसी आरक्षण की मांग करते आए हैं। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पे है? तो ओबीसी के भीतर जो बेनिफिट्स हैं अधिक समान रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा, सब क्लासिफिकेशन। तो ओबीसी के अंदर की अगर हम बात करें तो एक कोई भी जाति में, कोई भी कास्ट में उसके सब कास्ट जो है उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये न्यायमूर्ति जो रोहिणी आयोग है, इन्होंने, इनकी भी एक रिपोर्ट है इसी ओबीसी से संबंधित है, ये रिपोर्ट पेंडिंग है अभी तक। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए देख लीजिएगा, रोहिणी जो कमीशन बना था किस लिए बना था, इज रिलेटेड टू। ठीक है, एंड व्यापक एक, यानी एक होलिस्टिक हम डेटाबेस की बात करें तो ये एक सेंट्रलाइज जो डेटाबेस होगा वो ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी अश्योर करेगा। जो अलग अलग, जैसे बिहार है, यूपी है, तो सबके अपने अपने आंकड़े हैं, तो किसी में अलाइनमेंट नहीं है, सब अलग अलग, केंद्र सेंटर का कहना अलग है, केंद्र का कहना स्टेट का कहना अलग होता है, फिर संख्या को लेकर। ठीक है, तो सटीकता की कमी पाई जाती है। तो इससे जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं, तो भाई डेटा बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। कई बार क्या होता है, क्योंकि लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, जो जनगणना करने जा रहे हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्व रिपोर्टिंग, सेल्फ रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग भी हो सकती है। भाई अमुक जाति, मैं इस जाति का नहीं हूं, मैंने गलत कैसे मालूम चलेगा? तो कम से कम कुछ उसके लिए होना चाहिए कि मैं इस जाति का हूं, तो अपने जाति का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। ठीक है, तो इससे फॉल्सिफिकेशन से बचा जा सकता है। तो बड़ी हुई गिनती और डुप्लीकेट जो प्रविष्टियों का सामना करना पड़ गया था 2011 में। अब ध्यान दीजिएगा, ये मार्क माय वर्ड, जैसे ही ये जनगणना स्टार्ट होगी एक पॉलिटिक्स वाली बात आएगी कि जैसे
अभी चूरन बेचा जा रहा है ना, वो वोट चोरी वाला, सेम इसी तरह से अब उस वक्त हो गई है कि भाई बहुत सारे लोग अपनी जातियों को गलत बता रहे हैं, इस तरह की बातें, हवा हवाई कुछ चूरन बिकेगा। इसको आप मार्क कर लीजिए, मैं आज बता रहा हूं, 1 साल बाद होने जा रहा है। डेट को नोट करके कहीं रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ प्रोडिक्शन, मेरे अक्सर प्रोडिक्शन सही हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेट। चलिए, नेगेटिव वाले ज्यादा सही होते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन का इशू क्या है यहाँ पे, सेंट्रल और स्टेट में विभिन्न जाति सूचियों में बहुत सारे एनोमलीज पाए गए हैं, विसंगतियां होती हैं। जैसे जाट जो है हरियाणा में ओबीसी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जनरल में काउंट होते हैं। नई जातियों को मान्यता देने से अब देश में अशांति फैल सकती है कि भाई बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको हम अभी तक वो ओबीसी के दायरे में नहीं है। अब नई नई जाति, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लगभग 4000 प्लस है ओबीसी की जातियां हैं। अब 1000 अगर मैंने और अगर ऐड कर दिया सपोज, तो इनके बीच में थोड़ी सी फिर से एक बेचैनी बढ़ेगी। करे जैसे आपको मैं इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जाट हमेशा हरियाणा में जो है वो ओबीसी की मांग करते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं, वो जनरल में आते हैं, ठीक है। अभी तो ओबीसी में है, खैर। तो ये सेंटर की बात हो रही है ना, हरियाणा में ये ओबीसी में, लेकिन सेंटर की बात करें हम, तो हरियाणा जो जाट है, जाट जो कम्युनिटी है वो जनरल में काउंट होती है, ठीक है। लेकिन गुर्जर समाज जो है उसका राइवल समाज, मतलब एक राइवली कह दीजिए कि ओबीसी में गुर्जर समाज को रखा गया है, जाट को नहीं रखा गया सेंटर में। इसीलिए जाट समाज ने कहा है, या जो जातिगत जनगणना में, कि इनको ओबीसी में रखा जाए, है ना, मजेदार चीज। तो फिर गुर्जर इसके अगेंस्ट है कि भैया नहीं आना चाहिए, जाट को ओबीसी में डाल, हमारी जो है जॉब चली जाएगी या कुछ इस तरह की चीजें, है ना। तो राजस्थान में एसटी की अब गुर्जर आंदोलन चल रहा है, जा रहा है कि भैया हमें ओबीसी में तो हम हैं, अब हमको एसटी माना जाए। राजस्थान में एक और भी है, अब तो खैर वो एक्सेप्टेबल हो गया है, मीना। मीना जनरल में आते थे। मीना वहां पे दो, एक राजपूत मीना है और एक चौकीदार मीना है, ठीक है। लेकिन अब सभी को क्या कर दिया गया, मीना को ट्राइबल में ही मान लिया गया है। तो जो जनरल मीना थे उनको भी फायदा मिल गया, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। पहचान की राजनीति, तो जाति हमारे देश में एक कटु सत्य है। तो ये कहा जाता है कि भाई ये एक लामबंदी और विभाजन को और गहरा करेगी। बिहार में आप इसको देख ही सकते हैं, बिना जाति के कोई बात होगी नहीं उसमें, वहां पे, है ना। और सिर्फ बिहार ही नहीं, हर जगह पे ये हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। गोपनीयता संबंधी चिंताएं, यानी डिजिटल यूज किया जा रहा है, तो डिजिटल फॉर्म अडॉप्ट करने के कारण जो गोपनीयता है या उसका दुरुपयोग के मुद्दे उठ जाएगा कि भैया कहीं कम डिजिटल साक्षरता वाले ग्रामीण क्षेत्र में इसका मिसयूज हो सकता है। बहुत सारे लोग भाई उनको उनका प्रताड़ना ना हो इसलिए वो अपनी जाति को छुपा के चल रहे हैं। एक बार रिवील हो जाने से फिर ये भी समस्या है ना। तो इतना आसान नहीं होगा। यानी अभी 2026 में भी एक लंबी चौड़ी आग लगने वाली है, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ जाति को लेकर। क्योंकि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका कोर बैंक जाति ही है, वो सिर्फ जाति की ही राजनीति कर सकते हैं। चलिए, तो आगे की राह क्या होगी। क्योंकि अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन इसका मेंस में बहुत चांसेस है कि बन जाए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, मेंस के लिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, 2026 के लिए रख लीजिएगा इसको। अब इसके डायमेंशन पे भी बात करेंगे हम। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचने के लिए, जो सटीक गणना के लिए विशेषज्ञों को, एक्सपर्टीज जो है जातीय समूहों से
और जनता से परामर्श करना चाहिए कि और क्या क्या किया जा सकता है, हम इसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखें, ठीक है, ताकि डेटा लीक ना हो। जाति के नाम और क्लासिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने वाली एक राष्ट्रीय निर्देशिका बनाए, ये बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक ही जाति के अलग अलग, जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें ओबीसी है, तो ओबीसी का यूपीएससी में साफ साफ ये मेंशन आता है, वो प्री सेट होता है, उसमें आप अपने अपने वर्ड नहीं डाल सकते, उनके जो लिस्ट में जो वर्ड आएगा आपको उसी को टिक करना होगा। अगर जैसे ये अमूमन बिहार में देखा जाता है कि बिहार में स्पेलिंग जो है, एक जाति की बात करूं अगर मैं, कोरी लिखा हुआ है और इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपीएससी में इसका स्पेलिंग ही दूसरा है, सर्टिफिकेट आपको KORI से मिलेगा, यूपीएससी में दूसरा स्पेलिंग है, तो यूपीएससी इसको फिर उसको समझाने में टाइम लग जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने में। तो विशेषज्ञों के साथ मसौदा की जो लिस्ट जो है, कि भाई जो लिस्ट जो है वो तैयार की जानी चाहिए, ऑनलाइन इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए, और सार्वजनिक जो प्रतिक्रिया रिस्पांस के बाद ही इसको फाइनलाइज किया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, अभी कुछ दिन आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बिहार में 5 करोड़ वोट कट गया है सबका, ऐसा कुछ है ना, क्या निकल के आया, क्या सच में ऐसा हुआ था? नहीं, पर माहौल बनाया गया। तो मैं फिर वही कहूंगा, राजनेता की बात में उनकी गलती मानता ही नहीं हूँ, वो चूरन बेच रहे हैं तो आप चूरन खरीद रहे हो ना, ठीक है। चलिए आते हैं ट्रेनिंग और जो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अधिकारियों को डुप्लीकेशन और स्पेलिंग वाली जो मिस्टेक है उस गलतियों से बचने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। तो जितनी भी मिस्टेक है उसको कम करने के लिए हम AI और बिग डेटा एनालिटिक का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसे एक मेंस में सवाल ये और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि प्रभावी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए भारत में जाति जनगणना का महत्व का गंभीर रूप से विश्लेषण है करें, और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, लिख के जरूर दिखाइएगा। यही आप लोगों के लिए अंतिम प्रयास है, आप समझ लीजिए कि जो भी करना है अब इसी प्रयास में कीजिए आप लोग। तो ये अगर फरवरी या फेब या मार्च तक अगर आप लोग लिख लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपके कितना बेनिफिट होने जा रहा है इसका अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता, पर बेनिफिट बहुत होने वाला है अगर अभी से लिखने बैठते हैं तो। डेली बेसिस पे 13 14 क्लासेस या 12 क्लासेस होंगे टोटल इस मंथ का, मैं मान के चल रहा हूँ। सैटरडे का नहीं लगा तो सैटरडे का लग जाएगा आप लोगों को, तो सैटरडे को भी क्लास होगी, ठीक है। अभी फ्राइडे तक ही लगाया मैंने। क्या ये अंतिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है कि भाई हमें सामाजिक न्याय करना है तो जाति जनगणना ही अंतिम उपाय है, या जाति जनगणना करने से क्या सबको नौकरियां मिल जाएंगी? तो सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अपने प्रोस भी है तो कॉन्स भी है, और मुझे तो प्रोस से ज्यादा कॉन्स में ज्यादा दिख रहा है कि भाई एक लोग ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि भाई एक का हक दूसरे को छीना जा रहा है, इस तरह की चीजें होती है ना। चलिए, तो जाति आधारित राजनीति, पार्टी जो कास्ट पॉलिटिक्स है, ये हमारे देश की एक कोड के रूप में है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज होनी चाहिए थी, अब जाति में ही सब लोग अपने अपने खांचे में क्या हो गए, लामबंद हो गए। वेरी गुड। चलिए, कोई डाउट है जल्दी से क्लियर कीजिए। डाउट कोई, सब लोग अरे अच्छा, ज्योति जी भी आई हैं, वल्लाह हबीबी, सही है। चलिए, निजी सदस्य विधेयक, निजी यानी PSR PRS जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसकी एक रिपोर्ट है।
ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। हालांकि मेंस में एक आध अगर रिपोर्ट की चर्चा करनी है, रिसर्च है, तो किसकी रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं आप, ये नाम आप मेंस में लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की, जैसे कि एनसीआरबी का डेटा है तो एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार काइंड ऑफ, है ना। हाल में के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में, अपर हाउस लोअर हाउस, निजी सदन जो विधेयक है उसके लिए जगह कम हो गई है। निजी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निजी सदस्य का विधेयक जो है ये होता क्या है। निजी सदस्य मतलब क्या, मैं भी जाके कोई विधेयक इंट्रोड्यूस कर दूं? जवाब है नहीं। जो सरकार में नहीं है, जो सरकार में का अंग नहीं है, जैसे कि राहुल गांधी सपोज, ऐसे समझो, ठीक है, तो उसको अगर उन्होंने कोई विधेयक को पेश किया है, बिल को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो निजी विधेयक माना जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए उनको भारत में भी होना चाहिए, चलिए मैक्सिको या चलिए कहीं और नहीं, है ना। परिचय थोड़ा सा, एक निजी सदस्य कोई भी सांसद या संसद सदस्य, जो सांसद होगा, निर्वाचित हो सकता है या मनोनीत, मंत्री नहीं है। मगर अब लोकसभा में दो जो होते थे वो खत्म कर दिया गया है, यानी अब राज्यसभा की बात हो रही है जो 12 है। मनोनीत, ये समझ में आ रहा है, लोकसभा का तो अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सदस्य द्वारा, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा कि राहुल गांधी का नाम तो सभी लोगों ने सुन रखा है ना। तो ऐसे सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी सदस्य विधेयक, पीएनबी कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कम क्यों हो गई है, वजह क्या है? वजह यही है सिंपल, कि भाई कोई भी बिल को पारित करवाने के लिए एक साधारण बहुमत चाहिए, है ना। तो जो मिनिमम, अगर विपक्ष के पास इतना ही वोट होता तो विपक्ष में क्यों बैठते हैं ना। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या कभी भी कोई भी निजी सदस्य विधेयक पास ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, अभी मेंस के लिए भी देख लेंगे हम। अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि अगर हम मेंस में जाएंगे तो बहुत ही नैतिक हो जाएगा, मॉरल क्वेश्चन हो जाएगा, इतना यूपीएससी नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड, इतना वो नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मसौदा जो है फाइनलाइज करने के लिए, करने की जो जिम्मेदारी है इसे पेश करने वाले सदस्य की होती है। यानी अगर राहुल गांधी चाहेंगे कि भैया मुझे एक बिल लाना है, ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उस सदस्य की होगी। पूरा सिस्टम कैसे काम करता है वो समझिएगा। लोकसभा में अध्यक्ष और चेयरमैन जो है राज्यसभा की मंजूरी के साथ पेश करने से पहले 1 महीने का नोटिस आवश्यक है। यानी कि राहुल गांधी जी को अगर एक ऐसा कोई बिल पेश करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? 1 महीने पहले इनको नोटिस देना होगा। किसको? अगर वो लोकसभा में दे रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को, अगर वो राज्यसभा में, वो अगर मान लीजिए उनके मेंबर है, कोई और मेंबर हो, तो वो राज्यसभा में देंगे, पर 1 महीना पहले नोटिस मिलना है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। लोकसभा हर शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे, हर शुक्रवार। तो ये कब पेश होगा? ध्यान दीजिए, अब क्लास में सब लड़कियां ही हैं, इसलिए मैं ड्राई डे नहीं कहूंगा, कह भी दिया है ना। चलिए, तो हर दूसरे शुक्रवार को दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच, ये रिजर्व है टाइमिंग राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए हर शुक्रवार है, यानी कि 1 महीने में 4 बार, और यहाँ पे हर दूसरे शुक्रवार यानी कि 2 बार महीने में। लगभग आप मान के चलिए कि कभी 2 भी मिल जाए, कभी 3 भी हो सकता है। तो क्या कोई निजी जो सदस्य विधेयक पेश हुआ था क्या? बिल्कुल पेश किया गया था, मुस्लिम वक्फ विधेयक था 1952 का, जिसे सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने पेश किया था। पारित हुआ था, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो एक स्टेटमेंट यूपीएससी ने अगर आपको दे दिया कि निजी जो विधेयक है कभी पारित ही नहीं हुआ है भारतीय इतिहास में, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर? चलिए, फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, थोड़ा सा, तो ये नीति नवाचार के लिए, यानी सांसदों को नए विचार या उपेक्षित मुद्दों को पेश करने की अनुमति देता है। यानी राहुल गांधी भले सरकार में नहीं है,
लेकिन अगर सरकार के प्रति जिम्मेदारी अगर अपनी समझते हैं तो वो, और वाकई में वो जेन्युइन होगा, ये वोट चोरी टाइप वाला नहीं, हाइड्रोजन बम परमाणु बम नहीं, कुछ और, कि भाई देश में कुछ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो ये अनुमति मिल जाएगी इनको। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है, ये 2019 में कर्मचारियों के कार्यकाल कार्यालय के घंटे के बाद काम से संबंधित कॉल को अनदेखा करने का अधिकार मिल गया, कि नहीं जब आप 5 बजे 6 बजे के बाद आप काम नहीं कर रहे, ऑफिस में नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो ये अधिकार मिला, ठीक है। इसके अलावा क्षमता सुधारने के लिए पुराने कानून या उभरते मुद्दों पर ये बहस छेड़ता है, ठीक है। सरकार को अगर ट्रांसजेंडर, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है, ये अधिकार विधेयक 2014 में स्टार्ट किया गया था, जिसने सरकार को अपना कानून लाने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सांसद जो होता है वो पार्टी नियंत्रण से परे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यही एक मौका होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने सदस्य को व्हिप जारी नहीं करती इसके लिए। तो एक प्रीलिम्स का सवाल, अब देखो प्रीलिम्स में कैसे बन सकता है ये, कि ये जो निजी विधेयक जो है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नियंत्रण और संतुलन की बात करें तो हाँ बिल्कुल, सरकार को अकाउंटेबल बनाएगा। कुछ सांसदों को वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करने की, भैया हम प्रपोज करते हैं कुछ अल्टरनेटिव, कुछ पॉलिसी लेवल पे हो, सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए एक टूल प्रदान कर सकता है। तो गिरावट जो आ गई है, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा कि अब इसकी, क्योंकि बार बार ये स्थगन जो है चर्चा के समय ही कम कर देता है, क्योंकि बार बार शोर शराबा होने लगता है। जैसे घर बाहर में वो कहते हैं ना, वो दो लोग आपस में एक कुछ भी अपशब्द कह के भाग जाता है, घर के अंदर दरवाजा बंद कर लेता है। विपक्ष भी कुछ इसी तरह का कहे कि उसकी भी हरकतें, जिम्मेदार विपक्ष नहीं है। अब ये देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, मुद्दे ही वही होते हैं देश में। चलिए, कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है ना। 17वीं लोकसभा में 729 पीएमबी और राज्यसभा में 705 ये पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा में केवल 2 और राज्यसभा में 14 पर ही कभी चर्चा हुई। यानी एक तो चर्चा का समय ही कम हो गया, तो शोर शराबे की भीड़ चढ़ जाता है। जो लोग मुद्दा भी उठाते हैं तो खुद गायब रहते हैं सदन से। मान लीजिए मैंने आज ये मुद्दा उठाया, 2 दिन के बाद इस पर बहस होनी है, मैं उस दिन चला गया मसाज लेने, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लमेटिक है ना। अगर मैं सीरियस हूं, मैंने ही ये मुद्दा उठाया, तो मुझे कम से कम एटलीस्ट वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ये आपकी सीरियसनेस को दिखाता है ना। चलिए, प्रतिज्ञा प्रोसेसुअल, जो अगर जो हम इश्यूज की बात करें प्रोसीड्यूरल में, तो समय सीमित होता है, सप्ताह में केवल 2 से 3 घंटा ही मिलेगा लोकसभा में, ठीक है, और लोग राज्यसभा में तो 2 सप्ताह में एक बार है, यानी 14 दिन हो गया। यहाँ पे 7 दिन में 2 से 3 घंटे मिल रहा है, वहां 14 दिन में 2 से 3 घंटे मिल रहा है। तो उसमें स्वीकार, विधेयकों को सभापति स्वीकार करे, अस्वीकार कर सकते हैं। कभी कभी ये राजनीतिक प्रभाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो पीएमबी पेश करने वाले सांसदों के पास रिसर्च सहायता, विशेषज्ञ मसौदा तैयार करने या संस्थागत समर्थन की कमी होती है, यानी उनके पास पूरी टीम हो ऐसा नहीं होता। हालांकि सांसद लेवल पे वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन एक मंत्री लेवल पे जो पूरी सेक्रेटेरिएट उनके पीछे लगी रहती है, ऐसा जो निजी सदस्य है इनके पास ऐसा रिसोर्सेज नहीं है डेफिनेटली। तो कम सफलता दर, यानी आज तक केवल कितने बनाए गए हैं, इन 14 पीएमबी कानून पास किए गए हैं 1970। अंतिम कब हुआ था, 1970 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सरकार अपने विधायी एजेंडे को प्रायोरिटी देगी। भाई पीएमबी को इसलिए प्रायोरिटी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो विपक्ष का है,
और विपक्ष सरकार का कहना होता है कि भाई जनता ने हमें बहुमत दिया है, तो हम अपनी जो हमारी जो प्रायोरिटी में है, जिसके लिए जनता ने हमें वोट किया है, हम उस काम को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे। तो अब मामला थोड़ा सा प्लस और माइनस वाला हो जाता है कि भाई किसकी बात को मतलब क्या फिर इनकी ये जो पीएनबी है इसकी ये बेकार की चीज है? जवाब है नहीं, ये भी जरूरी है। पीएनबी का जो क्या इसका क्लॉज हटा देना चाहिए हमारे संविधान से? तो नहीं। क्यों नहीं हटाना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस है, ये सब इंपॉर्टेंस है इसका। अगर सवाल आ गया कि क्या हमें अपने संविधान से पीएनबी जो विधेयक है इसको हटा देना चाहिए, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये इंपॉर्टेंस है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। आरती जी, समझ में आई चीजें? क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा? वो बेबी स्टेप वाला सवाल नहीं रहेगा, जैसे कि भाई इसका इंपॉर्टेंस लिखिए। इंपॉर्टेंस नहीं पूछेगा यूपीएससी, अपने शब्दों से में पूछेगी उसको ना। तो इसका इंपॉर्टेंस ना पूछ के भैया इसको खत्म कर देना चाहिए। आपका तर्क अपने पक्ष में या विपक्ष में तर्क दीजिए। यूपीएससी का पूछने का स्टाइल ही यही है। ठीक है, चलिए। सो क्या किया जा सकता है? तो एक प्रोसेस जो है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाया जाए। जैसे जो निर्बाध जो है, निश्चित निर्बाध समय दिया जाना चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। पीएमबी चर्चा स्लॉट की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। अगर हो हल्ला की भेंट चढ़ गया, सदन में डिस्टरबेंस ज्यादा हो गया, तो उनका टाइम भी खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एक शुक्रवार गया, दूसरा फिर फ्राइडे आया, फिर तीसरा आ गया, हर बार वही हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होना चाहिए कम से कम। ठीक है। अनुसंधान समर्थन की बात करें, यानी रिसर्च के लिए विधेयकों का मसौदा तैयार करने के लिए सांसदों की सहायता के लिए डेडिकेटेड यूनिट होनी चाहिए। ये मैं भी मानता हूं, ये बिल्कुल होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? यूके में पब्लिक बिल कमेटी के समान भारत में ये होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगेगा। कुछ जो आईएएस जो संडिंग पोस्टिंग में बैठे हुए हैं उनको आप यहां बुला लीजिए। ठीक है। अब तो एआई का जमाना है भाई, कोई बहुत चीजें नहीं होने वाली। ठीक है ना? चलिए, संस्थागत तंत्र की बात करें तो पीएमबी की क्वालिटी, गुणवत्ता, संवैधानिकता, सार्वजनिक महत्व की जांच के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाए। यूके में 10 मिनट्स नियम मॉडल अपनाया जा सकता है। यूके में है ये 10 मिनट का एक रूल मॉडल है, जिसमें ताकि सांसदों को संक्षिप्त भाषण के साथ छोटे विधेयक प्रस्तावित करने की अनुमति मिल सके। अगर मुझे लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स, पहले इसको ऐसे समझिएगा, इसमें एक और लाइन भी है। मान लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है, XYZ, नाम लेने की जरूरत, कभी भी मेंस में नाम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं लिखना है। मोदी जी, योगी जी, ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं लिखना है। आपको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सांसद, दैट्स इट, नाम वाम नहीं। ठीक है। अब इससे होगा क्या, पहले ये समझिए। तो ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि यूके में ये मॉडल प्रैक्टिस किया जा रहा, बेस्ट प्रैक्टिसेस में है। तो एक छोटा सा भाषण देकर फिर वो अपने जो विधेयक है, बिल है, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा वो परमिशन अगर दिया जा सकता है, क्योंकि यूके में है, ये काम कर रहा है, तो यहां भी दिया जा सकता है। इसी बहाने हो सकता है। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष, कई बार क्या होता है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जनता की नब्ज को पकड़ने में क्या है, सक्षम नहीं हो पाते, या फिर नहीं देख पाते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो हो सकता है कि कोई निर्दलीय आया हो सांसद चुनकर, एक अच्छा विचार लेके आया हो, तो उस पर कम से कम गहन चर्चा हो सकती है और विधेयक पे
उसी वक्त महत्व, क्योंकि ये जो भी विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो पहले पुटअप होता है उसके, और इस सबकी कॉपी उसको सभी लोग सांसद महोदय को सबकी कॉपी पहले बांट दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसी वक्त पता चलता है, ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा विचार, इनोवेटिव आइडिया के लिए बहुत मुफीद जगह है ये, इसलिए इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हाँ, डेफिनेटली अगर भारत में, चूंकि लोकतंत्र जवाबदेही ऐसा नहीं है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं बस वही लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह है। विपक्ष में जो बैठे हैं व्यक्ति, वो भी चुन के ही, जनता ने उनको भी चुन के भेजा है। तो ऐसा नहीं है जैसे कि एक संविधान का जो पॉकेट में लेके चल रहे थे कि लोकतंत्र बचाओ, और जब पूछ लिया गया कि भाई लोकतंत्र कैसे बचाना, बोला वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। ये नहीं बोला जाना चाहिए। भाई आप लोकतंत्र बचाने के लिए, सो कॉल्ड लोकतंत्र आपके हिसाब से, ठीक है, तो लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और जब पूछा गया कि कैसे बचाना है तो भैया वो मेरा काम थोड़ी ना है। तो ये बोल के आप नहीं बच सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि एक मजबूत विपक्ष, सीटों की संख्या में नहीं, कम से कम ढंग के मुद्दे तो उठाए जाए। प्लेन कितना गिर गया, टमाटर कितने फेंके गए, क्या चल रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं भी अपने पॉलिटिकल जो आपके इंटरेस्ट है उसको साइड रखिएगा। क्लियर है? बायसनेस नहीं होना चाहिए, ना तो टिल्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी, आप आप उसमें उनके थोड़ा सपोर्टर है, पर वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? समावेशी डिजिटल पहुंच आर्टिकल 21 का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। प्री के लिए एकदम अच्छे से करके जाइए। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? सब सभी तक, यानी कि एक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसे भी इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, वो भी भीम यूपीआई चला ले कम से कम, काइंड ऑफ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है ये जो आर्टिकल 21 का ये हिस्सा है, ये किस वाद में, किस केस में माना है? अमर जैन बनाम वर्सेस इंडियन यूनियन एंड अदर्स। ठीक है, तो आप ये वाला मेंस का पॉइंट है, हम लिख लीजिए। जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो केस स्टडी, अगर कोई पर्टिकुलर के लिए केस स्टडी अगर आपको याद है तो आप बस इतना लाइन लिख के भी काम चल जाएगा। इसमें कोर्ट ने, इस वाद में कोर्ट ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ई गवर्नेंस और जो वेलफेयर जो सर्विसेज हैं उन तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच, ये आर्टिकल 21 के तहत इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट, सब तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि नो योर कस्टमर केवाईसी करवाइए, उसके कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधित करने का आदेश दिया गया था ताकि चेहरे की विकृति वगैरह जो है, या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, एसिड हमले का जो शिकार है, या फिर जो दृष्टिबाधित यानी जो देख पाने में सक्षम नहीं है, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बना सके। जैसे कि ई गवर्नेंस में, अब ऐसे समझिएगा, ई गवर्नेंस में सरकार ने एक पोर्टल लेके आ गई, ठीक है, और मैं देख पाने में सक्षम नहीं हूं, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, अभी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, पर मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए तो जीरो है, बेकार है। तो मेरे फंडामेंटल राइट का क्या? बात समझ में आई आरती जी, ज्योति जी? तो इसी के लिए विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का, ये न्यायालय ने कहा था केवाईसी जो प्रोसेस है उसमें सभी उस तक पहुंच सके। इसके लिए 20 यानी 20 जो है डायरेक्शन दिए गए थे, रिलीज किया गया था। सिद्धांत क्या था कि वास्तविक समानता, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी और न्यायसंगत होना चाहिए। ये लाइन आप मेंस में या फिर निष्कर्ष में लिख सकते हैं।
या तो आप हेडिंग में डाल सकते हैं इसको, हेडिंग में इस लाइन को, या फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान किसके में डिजिटल पहुंच की बात करें तो ये तो 21 ये तो हो ही गया। बाकी ये तो आपके लिए है ही। अन्य जो प्रावधान है, जैसे कि सामाजिक न्याय की अगर बात की जा रही है तो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है, ये गलत नहीं है। यहां सिर्फ न्याय की अगर हम बात करें, जो सामाजिक न्याय कहां कहां बढ़ाने की बात होती है, ये भी एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। अलग से देखिए, मैं अलग से कलर कर दे रहा हूं ताकि पहचानने आपको, प्रीलिम्स के लिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बता दे रहा हूं, जैसे समानता अधिकार का अधिकार 14 सबको पता है, 15 है कि किसी भी तरह का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार में और ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल एक्सेस इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। अब आइए, डीपीएसपी का एक ही है, नहीं सामाजिक न्याय। कल को यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, सामाजिक न्याय को बढ़ाने वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं। हालांकि ये यूपीएससी आर्टिकल नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत पहले से क्या रखा है कि 1 to 51A तक आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, मगअप करके जाना, ठीक है। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, ये पूछा जा सकता है। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, क्लियर? नोट कर लीजिए, सब पूछा जाएगा मैं जो बोल रहा हूं ना। फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा, फिर कहोगे सर काश आपकी बात मान ली होती। ये नहीं होना चाहिए ना, वहां पछताने से अच्छा कि यहां पछता लो यार, ठीक है। डिजिटल पहुंच का मतलब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सरकारी योजनाओं तक अगर आम आदमी तक पहुंच जाए, मेरे घर तक पहुंच जाए, मैं किसी सरकारी कार्यालय तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं हूं, तब भी योजना मेरे घर तक पहुंचे। ग्रामीण और शहरी विभाजन जो डिवीजन है, ये तो मानना पड़ेगा। शहर में जितनी फैसिलिटी है गांव में नहीं है, आप कितना भी दावा कर लीजिए, ये तो सभी लोग मानेंगे। तो इस डिवीजन को आप रातों रात खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कम तो जरूर किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल बैंकिंग को ये सक्षम बनाता है, डिजिटल पहुंच। आपने अपना पेमेंट करना सीख लिया, आपने पोर्टल पढ़ना सीख लिया, पोर्टल ओपन करना सीख लिया, फॉर्म भरना सीख लिया, डिजिटल साइन करना सीख लिया, तो ये हाशिए पे पड़े हुए जो समूह हैं, यानी मार्जिनाइज जो सेक्शन है, उनके इंक्लूजन की बात करता है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी, भले वो सरकारी किसी देश के दूसरे कोने में रह रहा हो, गवर्नमेंट का पोर्टल उठाकर वो खोल के पढ़ सकता है। नहीं पढ़ा लिखा है सपोज, तो वो सुन सके कम से कम। मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित है तो कम से कम सुन सके। जो ऐसे कियोस्क बनाए जाने चाहिए जहां पे ऐसे व्यक्तियों की भी मदद की जानी चाहिए जो सुनने और देख पाने में सक्षम नहीं है। कम ही होंगे, लेकिन होंगे तो उसकी एक बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए, तो इंटरनेट पहुंच पर एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आया है, जैसे साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम ये भारत संघ 2017 में, इन्होंने इस वाद में, भाई डिलीवरी से पहले अगर आप लिंग निर्धारण करने वाले जो विज्ञापन है, प्रसव पूर्व लिंग सेक्स को आइडेंटिफाई करें कि भाई बेबी चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है, इस तरह के अगर आइए हम अपना कि आप जान सकते हैं पहले से, तो इसको अवरुद्ध करने का आदेश दिया था। भाषण की स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कल को कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं नहीं ये तो मैं बेटा चाहूं या बेटी ये मेरा अधिकार है। एक माँ कहे कि भाई माय माय बॉडी माय राइट, कि मुझे बेटा चाहिए बेटी, ये मेरी मेरी चॉइस का मामला है, तो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे ना आज के डेट में।
क्यों हंसेंगे भाई? तर्क तो ये भी है कि उन्हें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए या मेल चाइल्ड नहीं चाहिए, उनकी चॉइस हो सकती है। लेकिन इसको भी, जैसे अब आप, जैसे मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 दोनों में से बड़ा कौन होगा? सभी फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 28 बताइए, तीनों में बड़ा कौन है? 29 कौन बड़ा है? देखो कितने लोगों को कितना पता है। यानी प्राथमिकता किसको दी जाएगी? बड़ा का मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी अगर सब चारों आपस में टकरा रहे हैं तो? चलो बताओ। अरे इतना टाइम लग गया बताने में? अरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, क्या हो गया? आर्टिकल 14, वेरी गुड। समानता का अधिकार, उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। मैं अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करूं और उसको कहूं कि माय माय बॉडी माय राइट, फालतू की बात है। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट दिया गया है इसमें, वर्ड यूज किया गया टर्म। अनुराधा भसीन बना भारत संघ ये 2020 में, इन्होंने भी कहा कि भाई देखो 19A में हम कुछ भी भाषण अभिव्यक्ति किया जा रही है हमारे देश में, बड़ी दिक्कत है। हम गाली देने के अधिकार को, किसी व्यक्ति को अब्यूज करना है, उसकी गरिमा का हनन करना है, ये हम अपना अधिकार समझने लगते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। या व्यापार करना तो हम कुछ भी कर लो, चलो यार कल को RDX मंगवा लेते हैं, उसी का व्यापार करें, ऐसा कुछ भाई आप नहीं कर सकते। रूल बना हुआ है ना? एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कैप लगी हुई है। तो आप किसी की को अब्यूज नहीं कर सकते, चाहे वो देश हो या किसी कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो। यहाँ खुलेआम संस्था को कहा जाता है। ठीक है। और वर्तमान सरकार जो है, एक नंबर की निकम्मी है कि ऐसे लोगों को खुली छूट मिलती है। तो क्योंकि विपक्ष ही वैसा है। अब दिक्कत यही है ना, घूम फिर के बात विपक्ष पे आ जाती है। भारत सरकार सिर्फ मजे ले रही है अभी। वो घर में कुत्ता है बाहर बैठा हुआ है, उसको भौंकने के लिए छोड़ दिया, काइंड ऑफ। ये बिल्कुल अननेसेसरी, मुझे समझ में नहीं आता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कैसे है, किसी की गरिमा को कम करना। तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में भी भाषण और अभिव्यक्ति और अनुच्छेद 191 का जो जी है, जिसमें व्यापार और पेशे कुछ भी अपनाइए, इंटरनेट पहुंच को क्या कहा गया था? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो किसी, अगर आपको इंटरनेट से संबंधित अगर कुछ बात बतानी है तो ये दोनों किस वाद में दिया गया इंटरनेट को तक जो एक्सेस है, यानी कल को अगर आपको इंटरनेट बंद करना है तो स्पेशल परमिशन चाहिए, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। यानी किसी क्षेत्र में दंगा या हिंसा होने की संभावना है तो इंटरनेट बंद किया जा सकता है। लेकिन हाँ मिसबा जी, फोन टैपिंग नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। वो भी मास लेवल पे नहीं हो, मास लेवल पे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ एक आध किसी व्यक्ति पर अंदेशा है तो उसकी टैपिंग वो भी हाई कोर्ट ही देगा। तो ये चूरन भी में मत आइएगा कि भाई फोन टैपिंग सबका हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। अब क्या करें, हिंदी पिक्चर में कुछ भी हो जाता है ना, बॉलीवुड है भाई। चलिए, क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों, प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थता निर्णयों को अमेंड करने के लिए न्यायालयों की शक्ति। हाल में एक फैसला आया था कि भाई गायत्री बालासामी बनाम ASG, नहीं ISG, नोवासॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड थी बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट ने माना इस मामले, इस वाद में कि भाई न्यायालयों के पास जो मीडिएटर वाली जो अरसुला अधिनियम है 1966, सॉरी 1996 की जो धारा है उसके तहत, अभी धारा वाला छोड़ दीजिएगा, मध्यस्थता निर्णयों को अमेंड करने की शक्तियां एकदम सीमित होती है।
आम बोलचाल की भाषा में आरती जी, इस वाद में गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया या माना था इस बात को कि अगर कोई दो पक्ष के बीच में अगर मध्यस्थता करनी है या सुलह करना है, तो वो जो अधिनियम लाया गया है, भारत सरकार का है ऑलरेडी 1996 का, उस अधिनियम के तहत मध्यस्थता में जो निर्णय लिया गया उसको अमेंड करने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही कम होती है या लिमिटेड होती है, असीम नहीं होती है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे यूपीएससी एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए एससी, सुप्रीम कोर्ट के पास मध्यस्थता निर्णयों को संशोधित करने की असीमित शक्तियां हैं। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? असीमित लग गया, अनलिमिटेड कैसा है? नहीं, लिमिटेड पावर। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा? चलिए, तो न्यायालय कब ये निर्णय में, अब ये क्या संशोधित अगर अमेंडमेंट करना है न्यायालय को, न्यायालय कर सकता, बट लिमिटेड है भाई। तो यदि निर्णय विभाज्य है, ठीक है, यानी विभाज्य का मतलब एक न्यायालय केवल अमान्य हिस्से को रद्द कर देगा। मान लीजिए कि ये पूरा कानून है या निर्णय लिया गया, इसमें ये इतना पार्ट जो है, एक पार्ट जो है, एक निर्णय के कई कई बिंदु होते हैं ना, मान लीजिए 1 2 3 4 5 पार्ट है इसके, 1 और 2 जो है ये, यार ये जो है वो अवैध हो सकता है, तो इसको अबॉलिश कर दें या अमेंड कर दें, 3 को एज इट इज बनाए रखें। या फिर कोई क्लर्कियल मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, उसको ठीक करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट है, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ मामलों में निर्णय के बाद जो इंटरेस्ट को ये संशोधित कर सकते हैं, ब्याज नहीं होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये ब्याज नहीं है, यहाँ एक टर्म्स गलत आ गया है। इंटरेस्ट को संशोधित करें यानी अपना जो क्या बोलते हैं आपकी जो, अरे हिंदी बताओ यार, मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसका, इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट को क्या कहेंगे गुलाबशाह जी? रुचि, रुचि, बिल्कुल। रुचि को ये अपने रुचि को संशोधित कर सकते हैं, यहां रुचि कर लीजिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का ये प्रयोग करेंगे पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन केवल 1996 के अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा वो। क्लियर है? अब ये सिद्धांत में एक प्रिंसिपल भी दिया गया था, ठीक है, ये ओमने मॉसस कंटेन इन डे मिनस, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है, बड़ी शक्तियों से में छोटी शक्तियां शामिल होती हैं। तो किसी निर्णय को रद्द करने की शक्ति उसके एक हिस्से को भी रद्द करने की अनुमति देती है। यानी कि अगर आप पूरा में एक बड़ा निर्णय है तो रद्द करना है, लेकिन पार्शियली ही रद्द करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर अनलिमिटेड नहीं होगी। भारत में इसके लिए मध्यस्थता के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है? तो जवाब है एडीआर तंत्र है एक, जहां विवादों को पारंपरिक अदालतों के बाहर निजी अधिनिर्णयों द्वारा हल किया जाता है। कैट वैट जो है ना, तो मध्यस्थता मीडिएटर में क्या होता है, कम विरोधी होगा, फ्लेक्सिबल रहेंगे, नियमित अदालतों की तुलना में ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करते करते जान निकल जाती है ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। कानूनी ढांचा इसके लिए क्या क्या है, ये प्रीलिम्स का पार्ट है, ये मेंस में भी काम आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिएगा, मैं क्यों इसको बता रहा हूं। हमारे देश में बहुत, मतलब 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, अगर सब पूरे देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब मिला ले तो 5 करोड़ से ऊपर केसेस पेंडिंग। और बहुत सारे केस तो ऐसे हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है कि उसको 1 या 2 सिटिंग में खत्म किया जा सकता है।
तो इसके लिए प्रिवेल कौन कर रहा है कि भाई मध्यस्थता और सुलह अधिनियम है 1996 का अधिनियम, इसी से गवर्न होगा। ठीक है, एक मॉडल लाया गया था 1985 में। ठीक है, UNCITRAL, UNCITRAL, यूनी ट्रायल जिसको कह सकते हैं, अनट्रायल या CI ट्रायल। ठीक है, इस पे ये बेस्ड रहेगा। धारा वारा याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यायालयों को केवल एक निर्णय को रद्द करने के आवेदन के माध्यम से सारा लेने की अनुमति देता है, एक निर्णय को रद्द करने के लिए, यानी कैप लगा हुआ है। ये परिभाषित करता है कि अब एक धारा भी है, इसकी धारा छोड़ दीजिए, यानी इस कानूनी फ्रेमवर्क में ये मेंशन है कि अपील कब दायर की जा सकती है, यानी अगर आपको अमेंडमेंट करवाना है तो ये दायर कब की जाएगी ये भी डिफाइन है पहले से। कभी भी मुंह उठा के नहीं किया जा सकता, हर चीज पहले से फिक्स की गई है, यानी इसको आप एकदम हवा हवाई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो निर्णय के निहितार्थ यानी पॉजिटिव हम क्या मतलब है इसका, तो भाई आर्टिकल 142 का आयात वाणिज्यिक विवाद है, विवादों में इक्विटी सुनिश्चित करता है ये। अगर मान लीजिए इक्विटी क्या है, आपका शेयरिंग, जैसे कि कोई कंपनी में मान लीजिए आरती जी को 5% की इक्विटी दी गई है, यानी शेयर दे दिया गया है, तो शेयर जो है वो अशोर्ड हो गया। वाणिज्यिक की आरती जी को कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, शुरुआत से ये मध्यस्थता से बचता है, यानी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, जिससे समय लागत की बचत होती है। सॉरी, पुनर्मध्यस्थता मतलब फिर से ये आप बार बार इसको मध्यस्थता के लिए लेके नहीं जा सकते। एक बार हो गया, अदालत के बाद बात खत्म हो गई। लेकिन अगर अदालत में है, लेकिन आप अदालत में अगर हैं तो मामला अगर कोर्ट में चल रहा था तो फिर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। ठीक है, तो विस्तारित अदालत तो टाइम और जो कॉस्ट है दोनों की बचत होगी। ठीक है, शुरुआत से ही, यानी आपको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना है, कर लो। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, निहितार्थ क्या है कि अदालती शक्तियां व्यवसायों को विदेशी मध्यस्थता केंद्रों को पसंद करने को प्रोत्साहित कर सकती है कि भाई बाहर अगर हो रहा है तो बाहर वाले से आप करवा लो। तो ये 1996 अधिनियम और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच में कोई अंतर नहीं करता है। यानी आप अगर आप जैसे गुजरात में भी लगाया गया है, जैसे मान लीजिए कि आरती जी का कंपनी जो है अमेरिका से व्यापार करती है और वो कंपनी, दोनों में डिस्प्यूट है कि भाई हमने इतना का माल मंगवाया, आपने इतने का माल नहीं दिया मुझे, सब उसको डिस्प्यूट हो गया, कुछ और कोई पछड़ा कोई कारण है, तो कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो उसके लिए उस विवाद को सॉल्व करने के लिए एक मेडिएशन सेंटर, जिसे कहते हैं ना कि दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, तो भैया थाने में ही ले दे के बात खत्म करो। एक सॉरी बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा, कुछ ऐसे काइंड ऑफ, एक सॉरी मंगवाएगा, कॉलर ऊंची करेगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसी तरह से बिजनेस व्यापार को, तो ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए है। क्लियर है? चलिए, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आएगा, मेंस में एक आध लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं कि हाँ, जैसे कि ये टाइम बचेगा इसका। ठीक है, इसके अलावा गवर्न किससे हो रहा है, तो 1996 का एक्ट से हो रहा है। भारत में एक पूरा मैकेनिज्म है इसके लिए। ठीक है, चलिए, अरे अभी तो संक्षिप्त व्यापार ये तो किया था ना हमने, अच्छा दोबारा आ गया ये, वेरी गुड। चलिए, रोहिंग्या और शरणार्थियों तथा निर्वासन से संबंधित प्रावधान क्या है हमारे देश में, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में हम देखेंगे अभी, क्योंकि इसमें भी और टाइम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली रुख क्या है इसमें, निर्वासन का मतलब क्या हो गया, रोहिंग्या शरणार्थी जो अवैध रूप से रह रहे हैं या वैध रूप से रह रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के आप समझो पहले बात को। तो रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थितियों पर एक याचिका पे सुनवाई कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि यूएनएचआरसी का जो कार्ड है भारत में कानूनी अधिकार नहीं देते हैं। भाई
ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी अपनी प्राण बचाने के लिए आ जाए, फिर इस तरह की बातें नहीं है। तो यूएनएचसीआर क्या है कि यूनाइटेड नेशन का जो शरणार्थी उच्चायुक्त है, विश्व स्तर पर जो शरणार्थी है शरण पाने के लिए विस्थापित व्यक्ति या राज्य विहीन लोगों की रक्षा करने का काम करता है। भारत ने इसमें, पहले ऐसे समझिएगा, साइन नहीं किया है। जैसे कि स्वीडन में बहुत सारे लोग क्या जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं। सीरिया में हंगामा हो रहा है, बगल में यूएई है, सऊदी अरब है, ये लोग भी मान्यता, भैया शरणार्थी यहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, है ना, अमेरिका जाएंगे, विकसित कंट्री में जाते हैं ये, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बट भारत क्या इनको अपने यहाँ पर शरण देने के लिए बाध्य है, सवाल ये है। तो भारत 1951 का शरणार्थी जो कन्वेंशन या उसका जो प्रोटोकॉल है उसमें सिग्नेचरी नहीं है, यानी हम बाध्य तो नहीं है कम से कम। और इसके लिए इसके पास कोई डेडिकेटेड कोई कानून, शरणार्थी कानून भी नहीं है। क्लियर? तो भारत में ऐसे शरणार्थियों के लिए क्या कानूनी स्टेटस क्या है? तो शरणार्थियों को विदेशी या परदेशी के रूप में माना जाता है। उनके मामले को द्विपक्षीय नीतिगत निर्णयों के माध्यम से, यानी मामले दर मामले, केस टू केस के आधार पर संभाला जाता है कि भाग के आए थे, नहीं भाग के आए थे, तुम रोजगार लेने आए हो, यहाँ पे रोजगार करने, अपना बिजनेस या फिर जो भी जॉब के सिलसिले में आए हो, आर्थिक स्थिति, जैसे कि बांग्लादेशी की बात करें, सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, वहां पे स्थिति खराब है, पहले से खराब रही है। तो बहुत सारे लोग, चूंकि भौगोलिक हमारा जो लैंग्वेज और जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो लगभग सेम है। आप वेस्ट बंगाल जाइएगा तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन बांग्लादेशी और कौन भारतीय बंगाली है, ठीक है, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आएंगे, पहले ध्यान रखिएगा। अब दिक्कत यहां पे ये है कि ये अच्छे रोजगार की जो रीजन है, इसकी वजह से ये माइग्रेट करके यहाँ पे चोरी छुपे आते हैं। और ये ओपन सीक्रेट, अब इसमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। ये चूरन मत मुझे देने लगिएगा कि सर भारत सरकार क्या कर रही है। उनका टरेन ही वैसा है कि 100% फिल्टर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे रास्ते हैं, लोग आना जाना, और यहाँ पर लोग बकायदा अपने घर में शेल्टर देते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप एक कॉमन सेंस, जो सब जगह नहीं होता, कॉमन सेंस नाम भले है लेकिन वो सबके पास भी नहीं होता। मुर्शिदाबाद, आप गूगल करके देखिएगा मुर्शिदाबाद की आबादी कितनी है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, मान लीजिए कि 10 लाख है, 1 मिनट, इतना बड़ा वो डिस्ट्रिक्ट है नहीं, बट फिर भी मान लेते हैं 10 लाख, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। और आप दिल्ली और भारत के अन्य राज्यों में देखिए तो 90% जो बंगाली स्पीकिंग है वो अपने आप को एसोसिएट करेगा मुर्शिदाबाद से। भैया जब आबादी ही 10 लाख है, माइग्रेंट्स, अरे सुन, वही मैं बता रहा हूँ, सुनो तो जब आबादी ही वहां की 10 लाख है, तो अन्य राज्यों में वो 15 लाख कैसे हो सकता है? यानी क्या 25 लाख की आबादी है? यानी कहीं ना कहीं तो मिसमैच हो रहा है ना। तो उनको सारा जो उनका आधार या पैन जो भी है 5-10 हजार रुपए में बनकर, क्योंकि अगर बीएसएफ भी पकड़ती है, पहले समझिएगा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पकड़ती है, तो इनको सौंपना किसको होता है? लोकल पुलिस को। वोट बैंक की वजह से इनको आधार कार्ड दे दिया गया, उनका क्या हुआ नहीं हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो कम से कम मैंने पहले भी कहा है कि बॉर्डर स्टेट एरिया में कम से कम ये सब चीजों पे ध्यान रखना होगा, और ये केंद्र सरकार की कमी है, थोड़ा नकेल कसिए। चलिए, हमारे संसाधन, देश के संसाधन हमारे लोगों के लिए, हमारे मतलब जो भारतीय हैं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय कह रहा हूं, उसमें सभी लोग आएंगे, है ना। चलिए, तो विदेशी जो अधिनियम है ये 1946 का, केंद्र सरकार अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को हिरासत में ले सकती है और निर्वासित भी कर सकती है। क्लियर कट।
पासपोर्ट अधिनियम है 1920 का, ये केवल केंद्र वैध दस्तावेजों के बिना विदेशियों को हटा सकता है। नहीं, अगर आपने परमिशन लेके आप भारत में नहीं है, आप भले घर बना के रह रहे हो, आपने नल और क्या कहते हैं वो बिजली का बिल दिखाओगे, फिर आप एक चूरन वो बेचोगे कि तब क्या कर रहे थे, हम तो 70 में आए थे 1970 में, तब से अब क्या, अब क्यों हटा रहे हो, ये सब फालतू की बात है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 258 का 1 और ये आर्टिकल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 और 2, बस 258 और 239 ये दोनों, ये राज्य और केंद्र शासित दोनों, या केंद्र राज्य यानी स्टेट और यूटीज के पास भी ऐसे मामलों की शक्तियां हैं, वो भी हटा सकती हैं। बट मैंने कहा ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स। चलिए गैर वापसी का सिद्धांत क्या है, भारत में अनऑफिशियली का बात करें तो बैंकॉक सिद्धांत का पालन करता है 1966 से ही, जो ये क्या है कि व्यक्तियों को उन देशों में वापस भेजने पर रोक लगाता है जहां उत्पीड़न या अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। यानी अगर रोहिंग्या अपनी जान बचा के आए तो आप वापस उनको नहीं भेज सकते वही म्यांमार, ये क्लियर है। ये सिद्धांत है कि ठीक है भाई अनऑफिशियली है, मगर ये इसलिए अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है हमारे देश में कानून। तो बैंकॉक सिद्धांत क्या कहता है, बैंकॉक सिद्धांत यही कहता है कि भाई अब वहीं से अगर जान बचा के भागा है, कोई व्यक्ति आया है यहाँ, तो उसको वापस वहां भेज कर आप उसको मरवा नहीं सकते, है ना, अनऑफिशियली है। तो न्यायिक व्याख्या इसकी क्या है, एक वाद आया था मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निर्वासन ना होने का अधिकार जो है ये 19(1)(e) के तहत निवास या बसने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, और यह केवल केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, ये भारतीयों के लिए है, मैंने आपको शब्द बता दिया, भारतीय इंडियंस के लिए है, और इंडियन बनने के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगता है ना। चलिए अब ये मत बोलिए कैसे बन जाता है ना। चलिए तो नीतिगत दृष्टिकोण क्या है, भारत मानवीय चिंताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बैलेंस करता है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी पहला कंसर्न है। ऑफिशियली शरणार्थी जो कानून के बिना रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला को ये संभाल रहा है, अनऑफिशियली संभाल रहा है, ठीक है, उनको डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश ले ले या फिर उनको यूएन को सौंपे, कुछ इसी तरह की चीजें हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप गौर कीजिएगा तो वापस नहीं भेजा गया है किसी को। रोहिंग्या की बात हो रही, बांग्लादेश की तो बात ही भी नहीं हो रही, सीएनआरसी की तो बात ही नहीं हो रही। चलिए क्लियर है जी। मिसबा जी क्या करेंगे, केस स्टडी, हाँ बिल्कुल ये केस स्टडी आएगा, और ऐसे ही आपको देखना है, मैं बार बार इसलिए बहुत आराम से बता, हाँ बिल्कुल आएगा भाई। चलिए पैदल चलने वाले के अधिकार, क्या ऐसा कुछ है, ऑब्वियस है, ये पैदल चलने का जो अधिकार है, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सोने के लिए नहीं होता, बिल्कुल सही है, बट फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत इसमें बाधा रहित और विकलांग जो व्यक्ति है अनुकूलन फुटपाथ का अधिकार शामिल है, यानी कि जहां सीढ़ी है वहां पे इंक्लाइन वाला ऐसे स्लोप भी होना चाहिए, काइंड ऑफ सार्वजनिक जगह पे, है ना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पैदल चलने का जो अधिकार हो तो सुरक्षित उपयोग होना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स का मामला बनता है, आर्टिकल 21 के तहत ही है कि हर सार्वजनिक सड़क पर फुटपाथ होने ही चाहिए, विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के उपयोग के योग्य हो, फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए, फुटपाथ की उपलब्धता पहुंच और रखरखाव के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। फुटपाथ कितना होगा हमारे देश में, फुटपाथ तो जो दुकानदारों की वो क्या कहते हैं, क्या है, एक तरह से समझ लीजिए जागीर है ना। चलिए तो इंपॉर्टेंस क्या है, पैदल चलने वालों के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देता है, ध्यान रखिएगा, जीवन के अधिकार। भैया अगर पैदल चलने वाला व्यक्ति रोड पे चलेगा तो फिर वहां एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो एक संवैधानिक संरक्षण के तहत टिकाऊ शहरी विकास और पैदल चलने वालों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी इसमें छुपा हुआ रहस्य क्या है, बहुत ही ब्रॉडर वे में है कि आपको एक ऐसी सस्टेनेबल
जी डिम्पल जी, क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पॉज हो गया, अच्छा। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, माफी चाहूंगा, वो थोड़ा सा मुझसे गलती से हो गया था, ठीक है। स्क्रीन पॉज। धन्यवाद। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है। अब यूपीएससी इसको कैसे फ्रेम करेगा? आर्टिकल 21 देखिए, दो बार आ गया। इंटरनेट तक एक्सेस का अधिकार, पैदल चलने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, इंटरनेट रखने का अधिकार, और कुछ भी बोल देने का अधिकार। इनमें से आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? आरती जी, तो कुछ भी बोल देने का अधिकार तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं आएगा। हाँ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नाइट पर वो 19 वाले में आएगा। क्लियर कट? समझ में आई चीजें? ज्योति जी, एक्सेस टू इंटरनेट है मैडम जी, वाक और अभिव्यक्ति। मिसबा जी, मिसबा जी क्या कर रही हैं आप? मैंने पूछा कि, तो ये अलग से क्यों बोल, अरे यार ये क्या हो रहा है वो? एक सेकंड, क्या कर रही हैं आप? मैंने क्या सवाल पूछा, आप क्या जवाब दे रही हैं? मैंने पूछा इसमें से कौन सा नहीं है। हाँ, वो साथ में है, लेकिन मैंने सिर्फ आर्टिकल 21 के लिए पूछा है ना। कुछ भी बोलने वाला, हाँ। चलिए, सिक्किम के राजत्व का राजत्व, यानी उसको राज्य बने हुए 50 साल हो चुका है, ठीक है। 75 में ये 36 अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से, ध्यान रखिएगा। 36 अमेंडमेंट है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, हमें समझ गया। इंटरनेट एक्सेस जो है वो 19 में आएगा। कुछ भी बोल देने का अधिकार, ये पार्टली दोनों मिला के पढ़ने पर एक 21 में आ जाता है, पहले समझिएगा। लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार ये किसी भी नियम में नहीं आता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? अब समझ में आई बात? चलिए, तो इसके पहले, ये 35 अमेंडमेंट से पहले 74 में एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। बाद में इसको जो 2A का जो था आर्टिकल, उसको अबॉलिश करके 36 ये अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और एक नया स्टेटस उसको दे दिया गया, 22वां राज्य बन गया सिक्किम। अब ये 50वीं वर्षगांठ है, इसीलिए चर्चा में था सिक्किम। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको विशेष, इसके लिए प्रावधान है 371F। कुछ उपाय दिए गए हैं, यानी सिक्किम के लोगों के लिए विभिन्न वर्गों के अधिकार और हितों का संरक्षण करना है। पुराने कानून और जो रीति रिवाज है उसका भी संरक्षण होगा। संसद और राज्य विधान मंडल में सिक्किम के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य विधान मंडल। तो यूटीज है सिक्किम, या एक राज्य है, तो अभी तो राज्य मिल चुका है दर्जा, तो वहां पे विधानसभा होगी उनकी। तो ये भारत की संघीय संरचना को मजबूत किया है। अब वैसे, और एक रणनीतिक हिमालय जो बॉर्डर स्टेट है, जो बेसिकली हिमालयन स्टेट भी है और बॉर्डर स्टेट भी है, उस राज्य को इंटीग्रेट भी कर रहा है ये, ताकि चाइना से थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। इतना ही काफी है प्रीलिम्स के लिए। सिक्किम ये वाला है ना। चलिए, क्लियर है। आइए अब हम एक अंतरराष्ट्रीय संबंध को नहीं, अंतरराष्ट्रीय संबंध हम कल करेंगे, चलिए। अभी ज्यादा हो जाएगा फिर, नहीं तो। ये हम अंतरराष्ट्रीय संबंध
कल करते हैं, ठीक है। अब तक कोई डाउट, कोई जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली मुझे इतना बताइए। कोई सवाल, कोई डाउट?